Hello and welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. हरमिंदर। हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं +2 एंड इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। जो लास्ट लेक्चर है वो हमारा था पॉलिनेशन पर। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं और पॉलिनेशन के ये टाइप्स क्यों होते हैं। ठीक है, सो आज हमने कुछ ऐसे एजेंट्स डिस्कस करने हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। हमने बहुत सारी डिस्कशन जो पहले की है उसमें इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है कि देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आज उन दोनों ही टाइप के एजेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यही हमारा आज का लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एजेंट। मैं फर्स्ट एजेंट की बात करूं तो हमारा फर्स्ट एजेंट है विंड, एंड विंड पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे एनिमोफिली। सो द पॉलिनेशन बाय विंड इज टर्म्ड एज एनिमोफिली। ये सबसे कॉमनेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन है। ठीक है, तो पॉलिनेशन करने के लिए ये सबसे कॉमन एबायोटिक एजेंट है और इस एबायोटिक एजेंट को पॉलिनेट अगर करना है तो इनके फ्लावर्स में मुझे क्या क्या कैरेक्टर्स दिखेंगे। क्या फ्लावर्स को देख के हम उनके एजेंट्स का पता लगा सकते हैं? तो आज का लेक्चर इसी चीज़ पे बेस्ड है कि किस तरह से फ्लावर की मॉर्फोलॉजी ये डिपिक्ट करती है कि उसका पॉलिनेटर क्या है। यानी कि फ्लावर को देखते ही मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि किस मोड से उसकी पॉलिनेशन होती है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स या एनिमोफिलस फ्लावर क्या क्या कैरेक्टर शो करेंगे। अगर मैं पहले कैरेक्टर की बात करूँ तो फ्लावर छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हवा ने काम करना है। तो छोटे फ्लावर्स होंगे, कलरलेस होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं भी होंगे, कोई नेक्टर नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें किसी को रिवॉर्ड देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड कि पोलन ग्रेन्स हो और ये पोलन ग्रेन्स फीमेल ट्रैक तक कैरी किए जा सके। सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड नेक्टरलेस। अगर मैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करूं तो इनके केस में जो ओव्यूल है वो सिंगल होता है और इसमें बहुत सारे न्यूमरस फ्लावर्स भी कभी कभी पैक होते हैं एक इनफ्लोरेसेंस में। ठीक है, अब ये जो इनफ्लोरेसेंस वाला एग्जाम्पल है ये हमने लर्न करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, एंड द एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। कॉर्न आपने देखा है, राइट? ये जो कॉर्न है, इस कॉर्न में आपको देखोगे जब कॉर्न हमारे घर पे आता है तो उसमें सिल्की थ्रेड लाइक टैसल्स नजर आते हैं। ठीक है, ये जो सिल्की टैसल्स होते हैं कॉर्न कॉब के, ये उसके स्टिग्मा एंड स्टाइल है। इनका काम क्या है? जो भी हवा में पोलन ग्रेन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना और उस ओव्यूल के अंदर जितने भी ओवरीज हैं उनको पॉलिनेट करना। ठीक है, सो बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम है कि पॉलिनेशन में असिस्ट करे। ये चीज़ हम फिगर के साथ आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट? अगर मैं एंथर्स की बात करूं तो इनके एंथर्स कैसे होने चाहिए? जो एंथर्स है वो वेल एक्सपोज होने चाहिए, ऐसे जिससे इजी डिस्पर्सल हो सके पोलन ग्रेन्स की। जो पोलन ग्रेन्स है उनका क्या कैरेक्टर चाहिए? दे शुड बी लाइट इन वेट, स्मॉल, ड्राई, डस्टी, नॉन स्टिकी होने चाहिए। और अगर विंग्ड होंगे तो भी ये हेल्प करेगा ताकि विंड का करंट उसे इजीली फ्लाई ऑफ कर सके। ठीक है, एंड जो स्टिग्मा है उनका नेचर होना चाहिए बड़ा, लार्ज, हेयरी एंड फेदरी, बहुत सारी ब्रांचिंग हो ताकि एयर में फैले हुए सारे पोलन्स को वो इजीली ग्रैब कर सके। ठीक है, सो अगर मैं विंड पॉलिनेशन की बात करती हूँ, एनिमोफिली की बात करती हूँ, तो फ्लावर छोटा होगा, कलरलेस होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा और इसमें कोई नेक्टर नहीं होगा। जो ओव्यूल है यूजुअली सिंगल होता है। बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड भी हो सकते हैं एक इनफ्लोरेसेंस में, जैसे कि कॉर्न कॉब के केस में। एंथर्स यूजुअली वेल एक्सपोज होने चाहिए ताकि स्टिग्मा
तक सारे पोलन ग्रेन इजीली स्कैटर हो सके। ज़्यादा सारे पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करना है, इसीलिए स्टिग्मास लार्ज एंड हेयरी होने चाहिए ऐसे, ताकि वो इजीली एयरबोर्न पोलन्स को कैच कर सके। एंड अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कॉमन एग्जाम्पल्स जो विंड पॉलिनेशन से ब्रीड करते हैं दैट आर ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये एक फिगर है कॉर्न कॉब की, ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। नाउ लुक हियर, मेल फ्लावर्स ऊपर है एंड द एंथर इज वेल एक्सपोज्ड। ठीक है, जब एयर मूव करेगी तो इस वेल एक्सपोज्ड एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होंगे एंड आसपास की एयर में फॉल ऑफ करेंगे, राइट। एंड नीचे ही लाई कर रहा है फीमेल फ्लावर हेड, और इस फीमेल फ्लावर हेड के टॉप पे, टिप पे आपको नजर आ रहे होंगे टैसल्स, जो कि इसके गोल्डन कलर के थ्रेड्स हैं। दीज आर नथिंग बट सिग्मा एंड स्टाइल। अब इन टैसल्स का काम क्या है? दीज हेयरी फेदरी टैसल्स विल कैच ऑल द पोलन ग्रेन्स दैट आर scattered in the air. So what is the benefit? Feathery stigmas ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। और आप इधर इस फिगर पे देखिए कि इसके अंदर कॉलम ऑफ ओव्यूल्स है, तो मल्टीपल छोटे छोटे सीड्स आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टुगेदर, राइट? सो दिस इज एनीमोफिली। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज ऑन अडेप्टेशन ऑफ वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जब वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, एंड बेसिकली अगर मैं हाइड्रोफिली की बात करूं तो ये लिमिटेड होती है, ऑलमोस्ट जस्ट 30 जेनरास को ही कवर करती है, और ये जो 30 जेनरास है ज़्यादातर मोनोकॉट्स ही हैं। ठीक है, अगर मैं वाटर पॉलिनेशन की बात करती हूँ तो वाटर पॉलिनेशन भी किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ही अवेलेबल होंगे। ये जिस प्लांट्स ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं दोज आर एल्गेज, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आपने ये तीनों +1 में सीखे हैं। दीज आर सच जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। दीज फ्लावर्स और दीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स कांट अंडरगो रिप्रोडक्शन विदाउट वाटर। ठीक है, अब इनके केस में अगर मैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करूं तो ये भी छोटे, कलरलेस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस होंगे। ठीक है, सो द कैरेक्टर इज अगेन कलरलेस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। ये सेम कैरेक्टर हमें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में भी मिल रहा था, बट दोनों में डिफरेंस है। हम आगे वाले डिफरेंसेस के साथ इसको समझ लेते हैं। जो स्टिग्मास है इस केस में लॉन्ग है बट फेदरी नहीं, दे आर स्टिकी इन नेचर। ठीक है, एंड जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, इनमें इस तरह का कैरेक्टर देखा जाता है। जो भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है, अब उनके केस में पोलन्स को स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि प्लांट हमेशा वाटर के कांटेक्ट में है तो पोलन्स भी वाटर में रिलीज होंगे। फ्लावर्स के पास भी स्पेशल प्रोटेक्शन होती है ताकि वो इजीली वेट ना हो। सेम प्रोटेक्शन अप्लाइज टू द पोलन ग्रेन ऑल्सो। बेसिकली जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें वेटिंग से बचाने के लिए उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम गेटिंग वेट और गेटिंग डैमेज इन लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर। लेकिन अब इस कैरेक्टर्स के साथ एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है सब में वाटर इज द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। Yes,
सारे एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली से प्रोपगेट नहीं करते। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो कि अबव द वाटर लेवल होते हैं, उनके केस में पॉलिनेटिंग एजेंट्स कैन बी इंसेक्ट और विंड। ठीक है, वो इंसेक्ट एंटमोफिली या विंड एनिमोफिली कर सकते हैं, जैसे वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। आपको ये दो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली लर्न करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन एग्जाम्पल्स को हाइड्रिला, वेल्सिनेरिया एंड ज़ोस्टेरा के साथ ऐड करके ऑड वन आउट पूछा जा सकता है। लाइक, लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ऑड, एंड यू हैव 4 ऑप्शन, वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा एंड वाटर हायसिंथ। अब देखने से जो नेचुरली हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्लिक कर रहा है, ये सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट है। अब इसमें से कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लग रहा है जिसे मैं कैंसिल आउट कर सकूं, लेकिन अगर मुझे याद है तो वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्टेरा हाइड्रोफिली से प्रोपगेट करते हैं, उनमें पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर। बट वाटर हायसिंथ के केस में या वाटर लिली के केस में इंसेक्ट एंड विंड हेल्प करते हैं। सो these are different. So what we actually want to learn here is कि not all aquatic plants will use the water as a source of pollinating agent. Water ही pollinating एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। Now look here, अगर मैं बात करूं वेल्सिनेरिया की, वेल्सिनेरिया क्या है, ये एक प्लांट है और इस केस में जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो वाटर सरफेस पर आते हैं अपने लॉन्ग स्टॉक्स की मदद से। ठीक है, जो लॉन्ग स्टॉक्स है वो उन्हें वाटर सरफेस पर लेकर आते हैं, और जो मेल फ्लावर्स है वो पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं कहाँ पे, वाटर के सरफेस पे। यू कैन लुक एट द पिक्चर बाय द साइड। वेल्सिनेरिया के केस में जो फीमेल फ्लावर्स हैं दीज आर स्टॉक्ड, एंड जो मेल फ्लावर्स हैं वो वाटर के सरफेस पे है। दीज फीमेल फ्लावर्स और पिस्टिलेट फ्लावर्स दे coil up and stay at the bottom when not in use, but during the act they may reach the surface by unfolding of their long stalks. और वाटर करंट इस केस में हेल्प करता है पोलन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, सो हमने ये एग्जाम्पल लर्न करना है यहाँ पे फिगर के साथ। ये एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। एंड सिमिलरली सी ग्रासेस में भी फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज रहते हैं पानी में, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वाटर के अंदर, और जो स्पीशीज है वहां पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, एंड पैसिवली वाटर करंट के साथ स्टिग्मास तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेल्सिनेरिया, जहां पे आपने फिगर लर्न करनी है, फिगर के साथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट लर्न करना है। सो आई होप हाइड्रोफिली इज क्लियर। हाइड्रोफिली के केस में आपने ये चीजें याद रखनी है कि फ्लावर बड़े की जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है, एंड ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। दो बेसिक फीचर चाहिए, अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स एंड लॉन्ग स्टॉक्स ऑफ फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाइड्रोफिली। Next we'll be discussing adaptation for insect pollination or entomophily. अगर मैं इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करूं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हमारा दूसरा टर्म है एंटोमोफिली। अब इस केस में जो फ्लावर्स हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं। अब क्योंकि इंसेक्ट ने पॉलिनेट करना है, दैट मीन्स एक बायोटिक फैक्टर ने पॉलिनेट करना है, तो जब भी बायोटिक फैक्टर रोल में आएंगे हमें उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देने की ज़रूरत है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये बेसिक चीज़ हमने याद रखनी है।
जब भी एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, कोई अट्रैक्शन के लिए मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, बस पोलन ग्रेन्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई बायोटिक एजेंट आएगा, हमें उसे अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट में, फ्लावर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी एंड उन्हें रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे। बिना रिवॉर्ड्स के कोई भी बायोटिक एजेंसी हमें पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रख के अब हम एंटोमोफिली पढ़ते हैं, राइट। अगर मैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करती हूँ तो फ्लावर शुड बी लार्ज। लार्ज होने का बेनिफिट ये है क्योंकि लार्ज होंगे तो इजीली स्पॉट कर लिए जाएंगे बाय पॉलिनेटर्स। अगर छोटे होंगे तो पॉलिनेटर्स इन्हें नहीं पहचान पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, यूजुअली लार्ज होते हैं, लेकिन इन केस अगर वो बहुत बड़े नहीं हैं, दे विल ऑलवेज ग्रो इन क्लस्टर और ग्रुप, ताकि वो बड़े या इजीली स्पॉटेबल कंडीशन में हो, राइट। दूसरी कंडीशन कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर शुड ऑलवेज बी कलरफुल। जितने ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होंगे उतनी इजीली वो अट्रैक्ट कर सकेंगे। अट्रैक्शन plays a very important role in entomophilous flower. So attraction के point of view से they should be very very colorful. क्योंकि हमने pollinator को attract करना है, एक अच्छी fragrance उन्हें अपनी तरफ pull करने में help कर सकती है। So insect pollinated flowers are also fragrant in nature and मैंने बार बार कहा है ये कि जब तक हम कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे, कोई भी बायोटिक एजेंसी हमें हेल्प नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने रिवॉर्ड में इंसेक्ट्स को देने हैं नेक्टर, राइट। सो बेसिकली अगर मैं फ्लावर की बात करती हूँ तो फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो दूसरा पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है वो जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, यूजुअली फ्लावर्स कैसे होते हैं, बड़े। लेकिन अगर फ्लावर छोटे हैं, इनकॉन्स्पिक्युअस हैं, तो उन्हें कॉन्स्पिक्युअस बनाने के लिए दे आर ऑलवेज बोर्न इन क्लस्टर। दैट मीन्स वो एक इनफ्लोरेसेंस में नजर आएंगे ताकि उन्हें इजीली स्पॉट कर लिया जाए। सो क्या अडेप्टेशन करते हैं स्मॉल फ्लावर्स इजीली स्पॉट होने के लिए? दे ग्रो इन क्लस्टर्स और दे ग्रो एज एन इनफ्लोरेसेंस सो दैट दे आर इजीली विजिबल टू द पॉलिनेटिंग एजेंट और द पॉलिनेटर्स। फ्लावर्स के पास नेक्टर ग्लैंड होते हैं एंड दे आर हाईली फ्रेग्रेंट। ये नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। अच्छी खुशबू है, सो इजीली इंसेक्ट्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड देम, बट नॉट नेसेसरली कि वो बहुत अच्छी खुशबू है। देयर आर डिफरेंट एजेंट दैट आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट स्मेल्स, सो स्मेल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि जो सरफेस है पोलन ग्रेन का वो स्टिकी होना चाहिए, ठीक है, और जो स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होना चाहिए ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके। क्यों? अगर पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे तो वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपक जाएंगे, दे वुड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट, एंड जब वो इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स स्टिकी स्टिग्मा की वजह से अब स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे या स्टिक करेंगे, राइट। सो नेचर ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी स्टिकी एंड स्टिग्मा शुड ऑल्सो बी स्टिकी। ये दोनों स्टिकी होंगे तभी ये मूवमेंट इजीली पॉसिबल है, राइट। लेकिन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के केस में हमने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि एनिमल्स विजिट करें तो बिना रिवॉर्ड के वो विजिट नहीं करेंगे। सो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड में नेक्टर मिलेगा, बट नेक्टर के साथ साथ वो पोलन ग्रेन्स पे भी फीड करते हैं, ठीक है। सो हमने ये हमेशा पढ़ा है कि पोलन ग्रेन्स हमेशा लार्ज नंबर में होते हैं,
लार्ज नंबर में क्यों होते हैं मेल गमीट्स? ताकि जो लॉस है उसको बियर किया जा सके, वो मूवमेंट का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है, दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। सो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर टू फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। सो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स इन दो रिवॉर्ड्स के लिए हमारे पास विजिट करेंगे, फ्लावर्स पे विजिट करेंगे, और जब ये रिवॉर्ड लेने आएंगे तो वो हमारे लिए पॉलिनेशन भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ यही रिवॉर्ड नहीं होता, नेक्टर एंड पोलन ही नहीं, कभी कभी रिवॉर्ड होती है सेफ प्लेस ऑल्सो। अमॉर्फोफिलिस एक ऐसा फ्लावर है जहां पे जो एजेंट है उसे एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस मिल जाता है, ठीक है। सो फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी even providing a safe place for laying eggs, but the common rewards that a pollinator want is nectar and pollen. अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यक्का का, ठीक है। यक्का एंड मॉथ, ये लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉथ अपने एग्स ले करता है लोक्यूल में, ओवरी में, और उसी दौरान ही वो पॉलिनेशन करता है। जब लार्वा मॉथ का बाहर आएगा एग से, तभी सीड डेवलप होने शुरू होते हैं। सो इस केस में इन दोनों की इंटरैक्शन होगी तो ही इन दोनों के लाइफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे। ये ऑब्लिगेशन है इन दोनों के लिए एक दूसरे का साथ। सो पॉलिनेटर्स समटाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो पोलन कंज्यूम करते हैं, नेक्टर कंज्यूम करते हैं, बट पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते। अब ऐसे विजिटर्स जो आए, खाना भी खाएं और हमें कोई रिवॉर्ड ना दे के जाए, वो एक तरह से रॉबर्स हैं, ठीक है। सो सच इंसेक्ट्स that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called as pollen robbers or nectar robbers. I hope the concept is clear. अगर मैं इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करती हूँ तो हमें इस चीज को बहुत क्लियरली याद रखना पड़ेगा कि इंसेक्ट्स ने पॉलिनेट करना है, बायोटेक एजेंसी आ गई तो हमें इन्हें बिना रिवॉर्ड के अपना काम हम नहीं करवा पाएंगे। दूसरी चीज, इनके लिए विजिबिलिटी हो, इसीलिए फ्लावर्स बड़े, कलरफुल, फ्रेग्रेंट और बहुत सारे नेक्टर से लोडेड होने चाहिए, ताकि ये नेक्टर एंड पोलन के लिए फ्लावर पे विजिट करें और इन टर्न हमारे लिए पॉलिनेशन कर सके। इस स्लाइड पे मेंशन सारे एग्जाम्पल्स हमने लर्न करने हैं, बिकॉज दीज आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में भी यूज है, एंड इस चैप्टर की एनसीईआरटी में भी 5th यूनिट में भी ये आएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आस्क्ड इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन मेंशन्ड ऑन दिस स्लाइड, राइट। Okay. Next is adaptation for bird pollination और ornithophilia. अगर मैं बात करूं बायोटेक एजेंट्स की, तो इंसेक्ट्स के अलावा बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब बर्ड्स पॉलिनेशन पे हेल्प करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे ornithophilia, ठीक है। सो ornithophilia is nothing but a mode of pollination that is performed by birds. अगर मैं कॉमन बर्ड्स की बात करूं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, दीज आर सनबर्ड, हमिंग बर्ड, क्रो, बुलबुल, पैरट, ठीक है। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमिंग बर्ड, ये पॉलिनेट करती है
बाय होवरिंग ओवर द फ्लावर्स एंड सकिंग द नेक्टर। वो वहां से नेक्टर लेगी एंड हमारे फ्लावर को पॉलिनेट करेगी। अब ऑर्निथोफिलस फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वो भी कोई पर्पस सॉल्व करेंगे अपने पॉलिनेटर का। किस तरह से ये अडेप्टेशंस होती हैं ये हमने देखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि बर्ड्स आर लार्जर इन साइज, बड़े होते हैं साइज में, तो ऑब्वियसली फ्लावर का साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बर्ड्स की बीक होती हैं तो ऐसे फ्लावर्स जिनकी शेप ट्यूबुलर हो या फनल के जैसी हो उनमें पॉलिनेशन इजीली हो सकती है। सो फ्लावर्स दैट आर यूजुअली बर्ड पॉलिनेटेड आर ट्यूबुलर और फनल शेप्ड, ठीक है। ये हम उनके कोरोला की बात कर रहे हैं, दोज आर फनल शेप्ड, राइट। एंड जो फ्लावर है ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है तो ब्यूटिफुली एंड ब्राइटली कलर्ड होंगे। दीज कलर्स विल enhance the beauty of the flower and attract the birds from a larger distance। जितने brightly colored होंगे उतनी easily attract कर सकेंगे। and जो nectar है वो इनमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। as compared to insects bird की requirement ज़्यादा है, so for more nectar they'll come over and इस नेक्टर की वजह से ही वो हमारे फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकेंगे। अब एक पॉइंट जो यहाँ पे लर्न करने लायक है, नेक्टर ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में भी आता है, नेक्टर एंटोमोफिलस फ्लावर का भी कैरेक्टर है, लेकिन abundant watery nectar is characteristic of ornithophilus flower, ठीक है। ये लर्न करने हैं 3 टर्म्स, abundant, watery, nectar, ठीक है। सो टू सम अप, अगर मैं बर्ड पॉलिनेशन की बात करती हूँ, वी कैन क्लियरली सी एट द फिगर कि बर्ड पॉलिनेशन के फ्लावर्स फनल शेप्ड या ट्यूबुलर शेप्ड कोरोला वाले होते हैं। दोज आर ब्राइटली कलर्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेक्टर होता है इनके पास, बहुत ज़्यादा वाटरी नेक्टर होता है ताकि ये सफाइस कर सके एक बड़े पॉलिनेटर की नीड को। ये पॉलिनेटर जब अपनी नीड के लिए आते हैं तो इनका पर्पस भी सॉल्व होता है। दे गेट द नेक्टर एंड इन टर्न दे सॉल्व आवर पर्पस, दैट इज पॉलिनेशन भी ब्रिंग कर रहे हैं, राइट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी डिस्कस ओके अब हमने बात करनी है बैट पॉलिनेशन की या चिरोटेरोफिली की, ठीक है। चिरोटेरोफिली इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन जहां पे पॉलिनेशन किसने करनी है, बैट्स ने। सो बैट्स आर दी पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब क्योंकि बैट्स पॉलिनेटिंग एजेंट है तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बैट्स होते हैं दीज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, ठीक है। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। क्योंकि ये नाइट में एक्टिव होते हैं तो फ्लावर के कुछ कैरेक्टर्स अब मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। फ्लावर बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि बैट इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, बट यहाँ पे फ्लावर के कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बैट्स आर नॉन फंक्शनल इन डे लाइट। इन्होंने नाइट में वर्क करना है एंड नाइट में कलर हैज नो वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। सो चिरोपेटेरोफिलस फ्लावर्स यूजुअली लार्ज डल कलर्ड होंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने बैट्स को अट्रैक्ट करना है लॉन्गर डिस्टेंस से तो इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट पोलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड वेरी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एंटिमोफिलस फ्लावर्स से ज़्यादा नेक्टर सिक्रीट कर रहे थे हमारे ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, उसी तरह ऑर्निथोफिलस से भी ज्यादा नेक्टर कौन सिक्रीट कर रहा है, चिरोटेरोफिलस फ्लावर। बेसिकली बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स
को और ज़्यादा नेक्टर सिक्रीट करने की रिक्वायरमेंट है। जो कॉमन एग्जाम्पल एंड दीज बोथ द एग्जाम्पल्स आर द ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल आंसर्स, किजेला पिनाटा एंड एडेंसोनी, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं जो बैट पॉलिनेशन के अंडर आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। बैट पॉलिनेशन के केस में फ्लावर बड़े होंगे, डल कलर्ड होंगे क्योंकि रात में पॉलिनेशन होनी है, कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। स्ट्रॉन्ग सेंट होना चाहिए ताकि इजीली अट्रैक्ट कर सके बैट को। पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा चाहिए एंड नेक्टर सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा? बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। एग्जाम्पल्स आर टू बी रिमेंबर्ड very importantly, right? I hope the things are very clear. इस पूरे लेक्चर में हमने बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। हमने 2 एबायोटिक एजेंट्स डिस्कस किए हैं, वाटर एंड एयर, एंड इनके केस में कॉमन एग्जाम्पल्स एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने 3 एजेंट्स डिस्कस किए हैं बायोटिक, द एजेंट्स वर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट। इन बायोटिक एजेंट्स के साथ इनके फ्लावर्स का कैरेक्टर एंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स पर जाएंगे। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी तक खत्म हो गए। वी डिस्कस्ड अबाउट दी गेमीटोफाइट्स ऑफ ऑल टाइप एंड देन गेमेटिक ट्रांसफर की बात हो गई, एजेंट्स की बात हो गई, कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे आना है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन दैट। आई होप यू स्टडी वेल दीज टॉपिक एंड देन बी प्रिपेयर फॉर दी नेक्स्ट क्लास। काइंडली पिछले टॉपिक्स रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रही हूँ ये लिंक्ड कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियरली समझ आएंगे, तो आपको ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह इजी ही लगेगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टडी वेल, डू रेज इन योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी in the comment section and I'll get back to you.